सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणियां की कि सब लुटने पिटने के बाद जब आप चुनाव हार गए, आप बिल्कुल आपको एक भी सीट नहीं मिलती है, बहुत मशक्कत करने के बाद आपको कुछ नहीं मिला, तब आप हमारे पास आए पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। हम इस तरह की पिटिशन नहीं लेते। ये पॉपुलैरिटी गेन करने का फोरम नहीं है। ये फोरम नहीं है कि आप यहाँ पॉलिटिक्स करें। ये फोरम नहीं है कि आप यहाँ से पॉलिटिका अपने जो मतदाता हैं उनको मैसेज दें या अपने फॉलोवर्स को मैसेज दें। पूरा मामला मैं जानना चाहता हूं कि आप किन धाराओं के तहत, किन सेक्शंस के तहत पूरा चुनाव ये कहना चाहते हैं कि पूरा चुनाव अवैध था। पूरे चुनाव को अवैध करने के लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 100 पढ़कर सुनाइए जरा। उसमें दिखाइए ऐसा कौन सा क्लॉज है, ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा, बताइए उसमें कौन सा क्लॉज है जो ये कहता हो कि पूरे राज्य का चुनाव कैंसिल हो जाना चाहिए। राज्य का चुनाव कैंसिल करने की धारा 100 में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें से कोई एक बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि धारा 100 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में धारा 100 में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो ये कह रहा हो जिस पर आप कन्विंस कर सकें कि पूरा चुनाव खत्म हो जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए, सरकार को खत्म कर देना चाहिए और चुनाव दोबारा लड़ना चाहिए। मुझे इसके ग्राउंड जानने हैं, वो ग्राउंड मुझे बताइए। आपके पास कुछ नहीं है, आप केवल पब्लिसिटी के लिए आए हैं, केवल पॉपुलैरिटी के लिए आए। आपको जो चैलेंज करना चाहिए, हालांकि बहुत सीनियर एडवोकेट खड़े हुए थे हमारे, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, बहुत सीनियर एडवोकेट खड़े हुए थे, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस केस में जब आप ये कह रहे हैं कि पूरा चुनाव कैंसिल हो जाना चाहिए, करप्शन हुआ है, तो आपको करप्शन सिद्ध करना चाहिए। अब करप्शन अगर सिद्ध करना है तो हर एक विधानसभा से इलेक्शन पिटीशन डालनी चाहिए। इलेक्शन पिटीशन हर विधानसभा से जाए और जो कैंडिडेट लड़ा है, इलेक्शन पिटीशन की जो लोकस स्टैंडी बनती है तो वो तो यही बनती है कि जो कैंडिडेट लड़ा हो वही पिटीशन डाल सकता है, सब लोग नहीं डाल सकते। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक विधानसभा से एक इलेक्शन पिटीशन जानी चाहिए और जो कैंडिडेट हारा हुआ है या जो चुनाव लड़ा है वो ये कहे कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इन करप्ट प्रैक्टिसेस को सिद्ध करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि आपका इशू एक राज्य का इशू है, पैन इंडिया तो है नहीं, पूरे देश में तो है नहीं। फिर ऐसी परिस्थिति में आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप हमारे पास क्यों चले आए? फिर उन्होंने कहा कि ये जो पूरा सिनेरियो आप मुझे बता रहे हैं, जिस योजना से आपको समस्या थी, जिसमें आप कह रहे हैं कि इस योजना की वजह से ही करप्ट प्रैक्टिस हुई, क्या आपने वो योजना चैलेंज की? क्या आपने कैश ट्रांसफर हुआ ऐसा को चैलेंज किया? और जब योजना आई थी तब आपने क्यों नहीं चैलेंज किया? जब इसकी स्कीम बनी थी तब आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? जब ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था और उस समय ये सब कुछ निकल कर आया था तब आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? अब चुनाव हो चुका है, चुनाव कोई पार्टी जीत चुकी है, आप चुनाव हार चुके हैं, आपके चुनाव हारने के बाद आपको एक भी सीट नहीं मिली, अब आप हमारे पास चले आए हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। मैं बात कर रहा हूं बिहार चुनाव की, और बिहार चुनाव में हम सबको याद होगा कि बहनों को 10,000 रुपया ट्रांसफर किया गया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डीबीटी किया गया था, किसी के माध्यम से नहीं, सरकार के माध्यम से नहीं, सीधा राज्य सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कि वो व्यापारी बने, एक स्कीम चलाई थी। उस स्कीम के तहत उन्होंने इतना पैसा 10,000 रुपया हर अकाउंट में ट्रांसफर किया था। उसमें जो कंडीशनें लगाई थी वो सिर्फ इतना सा कि आप रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति ना हो, यानी कि आप प्रॉफिट गेन करने वाले व्यक्ति ना हो, ना ही महिला और ना ही उसका पति। अगर वो और उसका पति इनकम टैक्स भरते हैं, भरते से मतलब रिटर्न दाखिल नहीं करते, इनकम टैक्स के 100 रुपए भी देते हैं, तो फिर आपके लिए वो योजना नहीं है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 10,000 रुपए दिए गए थे और ऐसा कहा जाता है कि 15 से 16,000 करोड़, 15,600 करोड़ रुपया एक साथ ट्रांसफर कर दिया था एक बटन में मोदी जी ने। मोदी जी ने से मतलब कि उन महिलाओं को चुनाव लड़वाने के, उन महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए। दूसरा ये भी है कि ये एलिगेशन लगाया गया कि 1,80,000 महिलाएं पोलिंग बूथ पर लगाई गई जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बेनिफिशियरी थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप हम स्वयं सहायता समूह को कहते हैं। राज्य सरकारें स्वयं सहायता समूह के लिए बड़ा भारी कर्जा देती है और कहती है कि आप मिलकर ज्वाइंटली समूह बनाकर कुछ व्यापार करिए और उसमें आप राज्य में योगदान दीजिए। उसके लिए राज्य सरकार अपनी गारंटी पर आपको लोन दिलवाती है और वो लोन दिलवाकर उसकी इजी वापसी, ब्याज रहित या कुछ कम ब्याज पर वापसी करवाती है। फिर जब आप उसको एलिजिबिलिटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर से लोन देती, किसी ने भैंस खरीदी होगी, किसी ने कुछ खरीदा होगा, किसी ने रेहड़ी लगाई होगी, किसी ने, तो फिर से देती है। फिर उसकी उस समूह की, ग्रुप की जो लिमिट है वो बढ़ा देती है।
समूह की लिमिट बढ़ाने के बाद फिर से पेमेंट वापस आता। तो ऐसे समूह की लिमिट बढ़ाते बढ़ाते वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ लखपति दीदियां बने, व्यापारी दीदियां बने। ये राज्य सरकार, ये हमारे केंद्र की योजना है और राज्यों की भी योजना है। तो 1,80,000 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जिनकी पोलिंग बूथ पर ड्यूटी लगा दी गई। तो उन्होंने कहा जब राज्य सरकार से वो लाभ ले रही हैं, सरकारी लाभ लेकर उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हैं, उन महिलाओं को ड्यूटी पर लगाना कैसे उचित है? ये तो गलत है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि साहब ये फ्रीबीज है, आप ऑलरेडी फ्रीबीज का केस देख रहे हैं और 3 जजेस की बेंच में ट्रांसफर कर चुके हैं। ये फ्रीबीज है। चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बाद भी जो डेटा निकल कर आया उसमें 35 लाख नई महिलाएं जोड़ी गई थी। 35 लाख नई महिलाएं से मतलब है, उनका कहना है कि लगभग सवा करोड़ महिलाएं पहले से, जिस दिन स्कीम आई तब 1.25 करोड़ महिलाएं एलिजिबल थीं। उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद 35 लाख नई महिलाएं उसमें जोड़ी गई। इन 35 लाख को आचार संहिता लगाने के बाद जोड़ना ये गलत है। फिर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा कोई नया एसओपी जारी करना चाहिए। वो जारी ये होना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग ये तय कर सकता है कि चुनाव से 6 महीने पहले से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक का नियम ये है कि जिस दिन चुनाव प्रोनाउंस हुआ, जिस दिन आचार संहिता लगी, जिस दिन चुनाव प्रोनाउंस हुआ उसके बाद आचार संहिता लगती, और आचार संहिता लगने के बाद राज्य सरकार के हाथ में मशीनरी कोई ना पॉलिसी बना सकती है, ना कोई कानून बना सकती है, कुछ नहीं कर सकती। केवल वो केयर टेकर सरकार की तरह बैठी रहती है। बाकी अगर ट्रांसफर पोस्टिंग भी करना हो तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकती। उसके लिए उसको चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है, और ट्रांसफर पोस्टिंग अगर पहले से कुछ हो गए हैं तो चुनाव आयोग उनको रिवर्ट भी कर देता है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, क्योंकि वो कहता है कि फिर फ्री फेयर चुनाव करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मशीनरी चुनाव आयोग के हाथ में 100% चली जाती। जब मशीनरी 100% चुनाव आयोग के हाथ में चली जाती है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार कैसे पॉलिसी बना सकती है, राज्य सरकार कैसे नियम बना सकती है? दूसरी बात ये भी, इसमें ये भी क्लेम किया गया था कि पॉलिसी, चूंकि ये कंसोलिडेटेड फंड से 15,500 करोड़ रुपए निकाले गए थे, यानी कि संचित निधि से निकाले गए थे। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विधानसभा की अनुमति चाहिए होती है। विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव रखना पड़ता है। कैबिनेट अगर उसको अप्रूवल देती है तो विधानसभा के जब तक बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन पास ना हो, यानी कि पैसा निकालने का जब तक आदेश ना हो, तब तक आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। उसके लिए सरकार को भी अनुमति लेनी पड़ती है। मैं इसकी प्रक्रिया एक बार आपको बताऊं कि बजट सरकार अपना लेखा जोखा रखती है, फिर उसके बाद बजट पास करती है, फिर जब वो धन निकालती है तो फिर से वो हाउस में अपना प्रस्ताव रखती है, बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन रखती है, और बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन के माध्यम से वो सदन से फिर से अनुमति लेती है, और तब कहीं संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर पैसा खत्म हो जाता है तो सरकार फिर से इसी तरह का बिल लेकर आती है, और फिर वो बिल बाकायदा कानून बनाकर उससे पैसा निकाला जाता है। इसलिए यहां पर ये जो ध्यान देने की बात है वो 100% ये है कि जब वो उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन उसमें पास नहीं हुआ था, तो फिर आपने कैसे पैसा निकाल लिया? सुप्रीम कोर्ट के पास आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए, जब स्कीम आई थी 10,000 रुपए देने वाली, तब आपने चैलेंज क्यों नहीं किया था? आपको क्या पता नहीं था कि स्कीम आई है? और जब वो ड्यूटियां लगाई गई थी तब आपने क्यों नहीं चैलेंज किया? आपने चुनाव आयोग को लिखा क्या? आपने स्कीम चैलेंज की क्या? आपने कैश बेनिफिट ट्रांसफर चैलेंज किया क्या? आप सीधा कह रहे हैं कि पूरा चुनाव खत्म कर देना चाहिए, पूरा चुनाव निरस्त कर देना चाहिए। यह संभव नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप आए ही इसलिए हैं क्योंकि आप चुनाव हार चुके हैं, सब कुछ लुट पिट गए हो। लुटने पिटने के बाद आप हमारे पास चले आए और कहते हैं कि ये हटा दो। मैं आपको एक बात और बता दूं कि फ्रीवीज को लेकर, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच के सामने मामला पड़ा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज इस पिटीशन में भी कहा कि फ्रीवीज वाला मामला तो हम सुनेंगे, लेकिन बाकी मामले हम आपके नहीं सुनेंगे। आप चुनाव हार चुके हैं और ये पैन इंडिया मामला नहीं। मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये पैन इंडिया मामला ही है। राज्य सरकारें अगर इस पर पैसा देती हैं, चुनाव से जस्ट पहले कैश ट्रांसफर करती हैं, तो ये कैश ट्रांसफर सवाल के दायरे में आता है। वो कोई सी पार्टी भी कर रही हो, किसी प्रकार की पार्टी कर रही हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कहीं कैश ट्रांसफर ना हो जाए। ये जिम्मेदारी बननी चाहिए, इस पर कानून बाकायदा आना चाहिए। ये फ्रीबीज की कैटेगरी में, लीगल फ्रीबीज की कैटेगरी में आना चाहिए। केजरीवाल भी तो यही करते थे, केजरीवाल के सामने भी तो यही समस्या थी।
क्यों नहीं जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है वो पॉलिटिकल पार्टी ये सुनिश्चित करे कि उसने 5 साल तक रूल किया है, इतनी अच्छी योजनाएं बनाई, वो अपनी योजनाएं बताए, वो अपना काम बताए, वो अपना बेनिफिट बताए, वो बताए कि उसने क्या किया हुआ है। लेकिन जब सिटिंग पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना पड़ता है तो तब एडवोकेट ने कहा कि साहब ये लेवलिंग का मामला है। ये लेवलिंग का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े खड्डे सरकार चलाने के दौरान थे, जो सरकार चलाने के दौरान बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को पाटने का ये व्यवस्था इन्होंने करके रखी थी, जो उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यहां पर यह भी कहा कि भाई देखो, तुम अगर पॉलिटिकल पार्टी होते, तुम सत्ता में होते, जिस पार्टी ने ये जनस्वराज पार्टी की पिटीशन थी, तो उन्होंने कहा अगर आप सत्ता में होते तो आप भी शायद यही करते। सारी पॉलिटिकल पार्टियां यही करती हैं, वो लोगों को लुभाने के लिए इस तरह का हथियार इस्तेमाल करती हैं। आप होते तो आप भी करते। आज आप चुनाव हार चुके हैं, इसलिए आप हमारे पास आ गए हैं। आज आप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हमारे पास आ गए हैं और अपने चुनाव के हार का ठीकरा किसी न किसी योजना या किसी सरकार की गतिविधि पर फोड़ने के लिए हमारे पास आए हैं। और आप कहते हैं कि चुनाव दोबारा होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि चुनाव दोबारा नहीं होना चाहिए। फ्रीबीज का जहां तक मामला बनता है वो पॉलिसी वर्क है, वो भविष्य के लिए तय होना चाहिए, उसमें हम आपको सुन लेंगे। और